खबरी लोग भी उस समय के कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस कार्यक्रम के रखने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हो और गौरक्षा के काम को गति मिले। पर नवी मुंबई में ही ऐसा अनुभव मेरा रहा कि जो कार्य की गति थी वो और मंद पड़ गई। मुझे याद है जो 28 मार्च का कार्यक्रम हुआ उसके पहले हफ्ते में 2-3 दिन तो यहाँ के गौबक जाते थे, गाड़ियां रोकते थे, एफआईआर करते थे। गाय की मांस जो पकड़ी जाती थी उसको मांस को डंप कराना, और फिर वो जो कसाई पकड़े गए, जो पुलिस कस्टडी में गए, उनको बेल ना मिले, इतना जबरदस्त काम हो रहा था। ये तो बात हो गई नवी मुंबई की। इसके अलावा देखिए, मैं स्वतः गौरक्षा के कामों से जुड़ा हुआ हूं, काफी वर्षों से जुड़ा हूं, और कोई भी गौरक्षा की अगर मीटिंग होती है तो भले ना जाऊं पर ये पता तो चल जाता है कि हाँ, यहाँ कहीं गौरक्षा का कार्य हो रहा है, यहाँ गौरक्षा की बैठक हो रही है, कुछ गौरक्षा का काम हो रहा है, यहाँ कोई मिलन समारोह है, सारे गौभक्त एक जगह जमा हुए हैं, ये विषय है। पर पिछले 6-7 महीने में कुछ भी नहीं, ना के बराबर। कहीं गौरक्षा की कोई मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो वो कोई एक संगठन की हो रही है, बस उस संगठन के कार्यकर्ता आ रहे हैं, 5-10 जन बैठ के चर्चा कर रहे हैं और जो काम हुआ करना है उसको उस विषय पर चर्चा करके खत्म। छोटे संगठनों की छोटी सी बैठक, कोई गौरक्षा का छोटे से टॉपिक के ऊपर बैठक, ये मैंने देखा 6-7 महीने में। पर कोई एक बड़ी बैठक, एक बड़ी सभा, कार्य करने की दिशा दिखाने वाली सभा, ऐसा मैंने नहीं देखा पिछले 6-7 महीने में। और ऐसा नहीं है कि कानून आने के बाद महाराष्ट्र में गाय के ऊपर अत्याचार बंद हो गए। 2 दिन पहले की घटना है, सेंट्रो कार में 9 साल की एक गाय और एक 10 साल का नंदी। उम्र इसलिए बता रहा हूं कि 9 साल 10 साल की उम्र बड़ी होती है, बड़ी गाय और बड़ा नंदी। इसको सेंट्रो कार में पीछे की जो रियर सीट होती है उसको निकाल के और उसमें ठूस के उसको ले जा रहे थे काटने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर कोई ऐसी सेंट्रो कार निकलती है तो इसको पकड़ने का, देखो मुझे पुलिस के ऊपर तो जरा भी विश्वास नहीं कि पुलिस काम करती है। वो 0.1% करती है काम, बस उससे ज्यादा नहीं करती, 1% भी नहीं। और वो गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, हमारे गौरक्षकों को पता ही नहीं। जब न्यूज़पेपर में सेकंड डे आया तो पता चला, रे उसमें तो गाय पकड़ी गई। 1 वर्ष पहले की बात है, कानून आने के बाद मारुति 800 में 2 गाय। और हमें, ये मेरा अनुभव है कि नवी मुंबई में हम जब भी जाते थे ना, यहाँ पर हाईवेज पर गाड़ी रोकने के लिए, तो ऐसा शायद ही कोई दिन हो कि हमको गाड़ी ना मिली हो। 101% गाड़ियां मिलती है। मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जब होते रहती है तो कुछ खबरी लोग भी होते हैं, जैसे पुलिस के खबरी होते हैं ना, तो ऐसे ही जो हमारे गौरक्षक हैं इनके भी कुछ खबरी लोग होते हैं जो कसाई के साथ मिले हुए रहते हैं। तो एक बार उस खबरी से मिलने का ऐसा मौका मिला, तो उसका जो कहना था कि मुंबई में जितने लोग बीफ खाते हैं, मुंबई की संख्या 1 करोड़ के ऊपर है, इसमें बीफ खाने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। मुंबई के लिए लगभग 800 से 1000 गौवंश रोज कटता है, केवल मुंबई के लिए। और इसमें से गाड़ी कितनी पकड़ी जाती है? शायद महीने में कोई एक बार गाड़ी पकड़ी जाती हो। तो मदनपुरा में गाय कट रही है। मदनपुरा में तो गाय का मांस खुले में बिक रहा है, खुले में। मदनपुरा है, फिर बांद्रा ईस्ट में बिक रहा है मांस, मीरा रोड में बिक रहा है, मीरा रोड में भी खुले में मांस बिक रहा है। कुछ सेंसिटिव, तो बस कहने का उद्देश्य ये है कि गौ रक्षा के जो कार्यकर्ता हैं, गौरक्षा इस कार्य में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इनकी गति मंद पड़ गई और कसाईयों की गति और बढ़ गई है। तो गौरक्षा के कार्य को एक गति मिले, फिर से ये काम तेजी से बढ़े, इसके लिए इस बैठक को इतने अर्जेंट में मैंने रखा।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बहुत कम समय दिया लोगों को, और समय देना चाहिए था। पर क्या हुआ, अगला रविवार दिवाली, उसका अगला रविवार 6 नवंबर है, 7 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी सभा है। आप लोगों को पता होगा कि 1966 में जो हमारे गौ भक्त थे, संसद की तरफ जब उन लोग आंदोलन को लेकर बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर गोली चार्ज हुआ, सैकड़ों साधुओं की हत्या हो गई, गौओं की भी उसमें गोली लग के हत्या हो गई, और उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस 7 नवंबर को। तो वो 6 नवंबर के कार्यक्रम में भी बहुत सारे लोग नहीं आते, सब बहुत सारे लोग दिल्ली भी जा रहे हैं। तो एकदम आनंद फानंद में हमने सोचा कि नहीं, 1 महीना का तो समय नहीं है, बहुत महीने निकल चुके हैं, और गाय के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो भी अपने किसी ना किसी कामों में ऐसे व्यस्त होते हैं कि अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने उत्तम जी से विनंती की थी कि आप जरूर आइए और लोगों का मार्गदर्शन करिए। कमलेश भाई से विनंती की और बहुत सारे लोगों से विनंती की। लगभग मैं मानता हूं कि हमने 1000 से 1500 लोगों से संपर्क किया इस कार्यक्रम के लिए, पर फिर भी संख्या कम आई। पर मैं मानता हूं कि जो संख्या आई है वो निश्चित तौर पर गौरक्षा के काम को आगे बढ़ाएगी। मैं उत्तम जी से विनंती करता हूं कि इस विषय पर मार्गदर्शन करिए। आज का जो हमारा टॉपिक था, काउ प्रोटेक्शन नाउ और नेवर। इतनी अनुकूल परिस्थिति शायद ही कभी भारत में आई हो, शायद ही कभी आई हो। आप कहते हैं कि भाई सरकार अपनी है, मैं तो नहीं मानता, अब तक मानता था कि सरकार अपनी है। मोदी जी को जिताने के लिए मैंने खुद खूब प्रचार किया, बहुत प्रचार किया लोकसभा चुनाव में उनका, पर 2-2.5 वर्ष बीत चुके हैं और जो गाय के ऊपर अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। और बस लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है कि गाय के लिए 500 करोड़ ये आर्य कॉलोनी गाय के लिए देना चाहते हैं, देंगे नहीं, पता नहीं कब देंगे। गाय के लिए ये स्कीम, गाय के लिए वो स्कीम। तो अब इस सरकार के ऊपर तो भरोसा नहीं लग रहा है। पर फिर भी लोगों का अभी भी मानना है कि नहीं, मोदी जी के इसके पीछे पता नहीं कौन सी कूटनीति होगी, क्या होगी। कहने का मकसद ये है कि ठीक है, आप कहते हो सरकार आपकी है, अपनी है, तो ऐसा अनुकूल समय है। मैंने एक चीज देखा है कि जो मंत्रालय में अभी भी ऑफिसर्स हैं, जो बाबू लोग बैठे हैं, हम कोई भी काम लेके जाते ना, अभी मना तो नहीं किया जाता हमको कि ये नहीं करेंगे, आश्वासन तो मिलता है और थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हैं। तो अनुकूल स्थिति है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। गौरक्षा का मूवमेंट अगर आप पूरे भारत में देखा जाए तो बहुत गौभक्त हो चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति है। अंग्रेजों का समय तो कुछ और था, कांग्रेस का समय कुछ और था। महाराष्ट्र में जब गौवंश कटता था तब तो और दयनीय स्थिति थी। आप गाड़ी भी रोक नहीं सकते थे, गाड़ी देवनार जा ही रही है, आपके सामने जा रही है, आप नहीं रोक सकते थे। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम क्यों ना अपने कामों को और गति दें, बढ़ावा दें और गाय की रक्षा करें? शायद अभी नहीं तो वापस कैसी सरकार होगी? अगर आप अभी सरकार पर दबाव नहीं डालोगे तो पता नहीं इस सरकार की और क्या मंशा हो सकती है, कब बिल आएगा संसद में। तो अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। इस विषय पर मैं उत्तम जी से विनंती करूंगा कि लोगों का मार्गदर्शन करें। जरा कुर्सी ले आओ ना। वैसे तो मैं हमेशा खड़े होकर बोलता हूँ, लेकिन कुछ पिछले कई दिनों से भागा दौड़ी बहुत ज्यादा है और रात को 1 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठ गया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और राजू जी खड़े होकर बोलते तो और एनर्जी मिलती। जय गौ माता। राजू जी वो बात कह रहे हैं कि समस्या जो है कुछ समझ में नहीं आ रही है।
मैं 93 से गौ सेवा से जुड़ा हूं। पहले 10 साल तो मैंने खुद अपने हाथों से गाय की सेवा की। मेरे खुद के घर में 50 गायें थी। पिताजी प्रचार करते थे, मैं गायों की सेवा करता था, गायें चराता था। बाद में पिताजी चले गए 2000 में। फिर सबका दबाव पड़ने लगा कि भाई आप गाय का काम कीजिए, प्रचार कीजिए। गाय पालने वाले लोग तो हैं, लेकिन गाय के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम हैं। सौभाग्य से मुझे भारत के बड़े 3 विद्वानों का क्या कहना चाहिए, सानिध्य भी मिला, उनका ज्ञान भी मिला। सबसे पहले वेणी शंकर मुरारजी वासु, इनकी पुस्तकों से मेरा एकदम विचार बदला। पहले केवल देशभक्तों ना यही दिमाग में था, मगर समझ में आया कि देशभक्त हो अगर और साथ में अगर आप मूर्ख हो तो आप देश का कुछ भी भला नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको देश के बारे में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। केवल देशभक्ति करने से कोई देश का कुछ भी फायदा नहीं होता, उल्टा हम देश का कई ज्यादा नुकसान कर देते हैं। और अभी मुझे देशद्रोहियों से ज्यादा डर देशभक्तों से लगता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद धर्मपाल जी से मिलना हुआ। आप लोग जानते हैं कि राजीव दीक्षित को जो जितने भी जानकारी जो राजीव दीक्षित हमारे को देते हैं वो खुद के पास से उनके नहीं है, वो सब धर्मपाल जी के माध्यम से उनको मिली। तो धर्मपाल जी से काफी, लेकिन धर्मपाल जी का लेवल इतना हाई था और हमारा लेवल इतना लो था कि उनकी बातें समझने में 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाता था। जब वो बोलते तो ऐसा लगता था क्या बोल रहे हैं ये, कुछ भी उठपटांग बात बोल रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आता कि अरे उठपटांग हमारा स्थिति उठपटांग है, वो तो एकदम सही बोल रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति जो थे रविंद्र शर्मा जी। धर्मपाल जी के बारे में बता दूं एक बात कि धर्मपाल जी ने 40 वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर भारत को अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया, उसके 50,000 दस्तावेज इकट्ठे किए कि कैसे एक एक व्यवस्था को खत्म किया गया। और एक भारतीय व्यक्ति कहेगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी दूसरे अंग्रेज अधिकारी को जब पत्र लिख रहा है कि हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमने यहाँ की कृषि व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमने यहाँ की उद्योग व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमने यहाँ के गुरुकुल को खत्म करने के लिए क्या क्या योजना बनाई, जो सब अधिकारी लिख रहे हैं, ऐसे दस्तावेजों को उन्होंने संकलन किया। तो धर्मपाल जी से ये सब जानकारी मिली। और उसके बाद रविंद्र शर्मा जी के बारे में धर्मपाल जी कहते थे कि भाई जो बातें मैंने डॉक्यूमेंट से निकाली है वही बातें रविंद्र शर्मा जी ने गांव गांव में घूम के निकाली है। तब समझ में आया कि इस देश में 2 बड़े संकट हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। जो इंडिया भक्त हैं वो भारत के कट्टर शत्रु हैं। उनको पता नहीं है, वो सोचते हैं भारत के भक्त हैं, लेकिन वास्तव में वो इंडिया के भक्त हैं। और इंडिया से बड़ा कोई शत्रु भारत का है नहीं। जैसे भीष्म पितामह बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन किस पक्ष में थे? हृदय से पांडवों के साथ थे, लेकिन पूरा जीवन उनका कौरवों के साथ गया। तो कितना बड़ा नुकसान था। अर्जुन जो है वो भीष्म पितामह को देख के विचलित हुआ है, द्रोणाचार्य को देख के विचलित हुआ है। इसलिए नहीं विचलित हुआ कि वो लोग बहुत पराक्रमी हैं, इसलिए विचलित हुआ क्योंकि उसके साथ एक आत्मीय संबंध था उनके साथ। तो वही स्थिति हो गई है कि इंडिया के लोग जो है उनके साथ हमारे आत्मीय संबंध है, लेकिन वो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की जरूरत है। इंडिया के लोगों को कोई भी स्वार्थी व्यक्ति आराम से तोड़ सकता है, क्योंकि इंडिया का कोई बेस नहीं है। इंडिया कब बना? 1947 में। और भारत पता नहीं कितने हजारों साल पुराना है। तो यह जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम गोरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है, एक वैतरणी नदी है
उस वैतरणी नदी में पानी नहीं बहता है, उसमें मांस बहता है, सड़ा हुआ खून बहता है, पस बहता है, उसमें मलमूत्र बहता है। और मनुष्य अगर उस वैतरणी नदी को पार नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसमें बह जाएगा। उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बताया है शास्त्रों ने कि वैतरणी नदी को पार करना है तो केवल गाय उसे पार करा सकती है। और आज क्या स्थिति है, वास्तव में आज हम वैतरणी नदी में हैं। आप 5 बड़ी समस्या ले लीजिए मानव निर्मित। आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, न्याय व्यवस्था देख लीजिए, लोकतंत्र देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए। 5 की भयानक स्थिति है। हमारे देश में जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ये एक भी शिक्षा केंद्र नहीं है। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं लेक्चर देने के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया था मैं। वहां के वाइस चांसलर, वहां के प्रोफेसर सब बैठे थे। मैं मुंबई आईआईटी में भी लेक्चर देने के लिए गया, वहां के सब प्रोफेसर होकर बैठे थे। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं, मैं ये बात कहता हूं और वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं शिक्षा के 2 भाग होते हैं, एक है ज्ञान और दूसरा जानकारी। जानकारी जो है वो हमें बाहर से मिलती है और ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। तो ज्ञान भीतर से कैसे प्रकट होता है, या तो साधना कीजिए या किसी की कृपा हो जाए। जब राजकुमार गुरुकुल में जाते थे तो गुरुजी बोलते जा गाय चरा। तो राजा ये नहीं कहता गुरुजी आपके कोई लेबर प्रॉब्लम है क्या, लेबर प्रॉब्लम है तो मैं कुछ 25-50 ग्वाले भेज देता हूं। राजकुमार को यहां शिक्षा लेने के लिए भेज दिया और आपने गाय चराने भेज दिया उसको। अच्छा, कितने दिन गाय चराने के लिए, 6 महीने, साल, 2 साल। मतलब राजा कुछ बोलता नहीं था, इसका मतलब है गाय हमारी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। वो राजकुमार गाय की सेवा करता और गाय की सेवा करते करते जब गाय की कृपा उस पर हो जाती तो भीतर से ज्ञान प्रकट होता और उस ज्ञान के प्रकाश में जो उसे शास्त्र पढ़ाए जाते थे उससे उसको वो जानकारी जो शास्त्रों की होती थी वो उसको काम आती थी। ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है? हमारे पूरे इतिहास में सबसे जानकार व्यक्ति अगर कोई हुआ तो वो रावण, 4 वेदों का ज्ञाता। रावण संहिता उसने लिखी, लेकिन वो ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी कौन थे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन थे? कभी पढ़ा होगा श्लोक, अगर मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी। हाँ, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ज्ञानी थे। अतुलित बलधामम है में शैलावदेहम धनुजवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक जानकार व्यक्ति समाज के लिए कितना खतरनाक होता है और एक ज्ञानी व्यक्ति कितना उपकारी होता है। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में जाके क्या देखा उन्होंने? लंका में जाके देखा क्या सुंदर लंका है, सोने की लंका। अरे प्रभु, जब यहां आक्रमण करेंगे तो लंका ध्वस्त हो जाएगी, इस लंका को बचाना चाहिए। ऐसा मन में विचार आया और हनुमान जी आगे निकले तो वहां क्या दिखे? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छही, कि क्या खा रहे हैं? बकरा खा रहे हैं, गधा खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं और वहां पर गाय को भी खा रहे हैं। जैसे गाय को खाते हुए देखा, हनुमान जी का एकदम खून खौल गया और हनुमान जी का जो विचार अभी थोड़ी देर पहले आया था वो विचार एकदम गायब हो गया और लगा प्रभु कब इसको खत्म करेंगे, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और जैसे ही मौका मिला वैसे ही हनुमान जी ने क्या किया कि लंका को आग लगा दी। यानी विकास का मॉडल अगर गो हत्या पर आधारित है तो वह हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमारा आदर्श कभी भी रावण की लंका नहीं रही, हमारा आदर्श क्या रहा? राम राज्य। अब राम राज्य अयोध्या क्या था? चांदी का बना था, पीतल का बना था, किसका बना था? केवल मिट्टी और पत्थर का बना था, लेकिन फिर भी हमने राम राज्य को अपना आदर्श रखा। और आज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साथ में कहते हैं कि नहीं, बीफ एक्सपोर्ट करना तो जरूरी है, मीट एक्सपोर्ट करना जरूरी है हमारे को। अरे पहले तो एक बोलते थे कि रिजर्व फंड नहीं है हमारे पास,
इसलिए मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो खूब बड़ा अच्छा खासा रिजर्व फंड है, अब क्यों मीट एक्सपोर्ट किया रहा है? और मीट एक्सपोर्ट की आड़ में बहुत बड़ी मात्रा में गोमांस का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए, और ये गोमांस का एक्सपोर्ट करने वाले कौन है? ये इन्हीं स्कूल कॉलेजेस से निकले हुए टैलेंटेड बच्चे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जानकारी बहुत है, लेकिन को पता नहीं कि बेचना क्या है। हमें गाय की छाछ बेचनी है, दूध बेचना है, दही बेचना है, घी बेचना है, पंचगव्य बेचना है, या हमें गाय का चमड़ा बेचना है, चर्बी बेचनी है, उसका खून बेचना है, मांस बेचना है, ये पता नहीं है। क्योंकि मार्केटिंग की जानकारी है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि किस चीज की मार्केटिंग कर रही है। और अगर उनको कहें कि अरे तुम हिंदुस्तान लीवर में काम करते हो तो गाय की चर्बी से क्रीम बनाती है, तुम कोलगेट पामोलिव में काम करते हो, वो लोग भी हड्डी और चर्बी का काम लेते हैं। तुम फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हो, फार्मास्यूटिकल्स क्या कर रही है? गाय के खून को काम ले रही है आयरन टॉनिक बनाने के लिए। अरे भाई वो जो करते हैं वो करते हैं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। ये कौन सा कर्म हुआ? यानी अज्ञान की पराकाष्ठा है कि कौरव के खेमे में खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। तो प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है? इनका वध करो। तुम कौरव के, तुम टैलेंटेड आदमी हो ना। तो शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षित आदमी के पास नौकरी आनी चाहिए। और आज हमारे देश में शिक्षित लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अपना गांव छोड़ रहे हैं, अपना परिवार छोड़ रहे हैं, अपना मित्रों को छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता अरे जो महानगर में हो, और आपको यहां नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप शिक्षित किधर हो? आपको तो ट्रेंड किया गया है जैसे सर्कस के अंदर जानवर को ट्रेंड किया जाता है। आप ट्रेंड लोग हो और आप अपने आप को शिक्षित समझ रहे हो। एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, उसे लगता है कि अरे मुझे कितना नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं उसको स्वास्थ्य के बारे में। वो तो केवल दवाई देने वाला उनका एजेंट बन गया है फार्मास्यूटिकल्स का। ये बीमारी हुई, ये दवाई खा लो, ये बीमारी हुई, अरे दो बीमारी आई क्यों? ये सबसे गंभीर समस्या। तो शिक्षा हमारे देश में नहीं है, केवल जानकारी केंद्र है, शिक्षा केंद्र नहीं है। और जो जानकारी केंद्र है वो तो लीगल है, और जो शिक्षा केंद्र है वो इलीगल है। जैसे अहमदाबाद में गुरुकुल है, उन्होंने कहा हम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कोई डिग्री नहीं देंगे, अगर नौकरी करानी तो अपने बच्चों को भेजो मत यहां पर। 90 बच्चे हैं, 125 टीचर्स हैं, और वो बच्चे दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पे चढ़ जाते हैं, घोड़े के पीठ पे खड़े होकर घुड़सवारी करते हैं, संगीत में आगे हैं। उनके एक बच्चे ने पूरे दुनिया के बच्चों को गणित के अंदर पीछे छोड़ दिया। मैंने वहां के बच्चों को देखा, हाथ पे पट्टी बांध दो और उनके हाथ में किताब दे दो, किताब पढ़ के सुना देंगे आपको। मैंने कर क्या रहे हैं? छोटे से बच्चा, इतना सा 5 साल का बच्चा, किताब को लिया, सिर के ऊपर रगड़ा। मैंने कहा सिर पर रगड़ने से क्या होगा भाई, कोई ज्ञान थोड़ी अंदर जाएगा। सिर पर रगड़ा, हाथ पर रगड़ा, सूंघा, ये पुस्तक का नाम है, इसका ये कलर है, ये है, वो है, सब बता रहा है। तो ये जो था इन गुरुकुल, ये गुरुकुल इलीगल है सब। और इस देश के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो डिग्री लिया जिन लोगों ने, उन डिग्री वालों को विद्वान माना गया, और जिनके पास डिग्री नहीं उनको मूर्ख माना गया। इस डिग्री ने हमारे देश के विद्वानों का अपमान किया है। इसलिए अपने पास डिग्री होना यह गर्व की नहीं, शर्म की बात होनी चाहिए कि वास्तव में जो भारत के विद्वान थे उनको इंडिया की डिग्री वालों ने अपमानित किया है। तो शिक्षा केंद्र नहीं है हमारे भारत में, क्योंकि शिक्षा का मूल जो होता है ज्ञान, वो गाय से प्राप्त होता है, और यहां गौ सेवा कराई नहीं जाती है। तो वास्तव में अगर शिक्षा गुरुकुल शुरू करना है तो बिना गाय के हो नहीं सकता। एक बात बताइए, कोई ऐसे राक्षस को आप जानते हैं कि जिसने तपस्या नहीं की अपने जीवन में? एक राक्षस का नाम बता दिए कि जिसने बिना तपस्या किए वो राक्षस बन गया। सभी राक्षसों ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि तपस्या में देवताओं को तो पीछे छोड़ा ही, ऋषि मुनियों को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने सोचा इसमें अंतर क्या, क्यों ऐसे आदमी तपस्या करने के बाद भी राक्षस बन गया? तब ध्यान आया कि हर ऋषि मुनि ने जब तपस्या की तो उनके पास तपस्या काल के अंदर गाय थी, जबकि राक्षसों ने जब तपस्या की तो एक भी वर्णन नहीं आता कि किसी राक्षस के पास तपस्या काल में गाय हो।
यानी तपस्या से आप राक्षस बन सकते हैं बिना गाय के। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी गाय के बिना संभव नहीं। फिर दूसरा स्वास्थ्य का विषय लीजिए। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैं जब गया तो वहां के चांसलर और वहां के जो प्रोफेसर थे उनको मैंने पूछा, बीमारी अज्ञान के कारण होती है विज्ञान के कारण होती है? तो उन्होंने कहा अज्ञान के कारण। मैंने कहा आप सब विज्ञान के प्रोफेसर बैठे हैं, जरा ऐसा कौन प्रोफेसर है जिसके परिवार में कोई बीमार नहीं है, हाथ खड़ा करे। 125 से ज्यादा प्रोफेसर से, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से 125 से ज्यादा, खुद चांसलर वहां के बैठे हैं, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि हाथ खड़ा करे। तो मैंने कहा आप लोग तो कह रहे थे कि अज्ञान के कारण लोग बीमार होते हैं, आप तो सब तो विज्ञान के जानकार है ना, आपके घर में तो लोग स्वस्थ होने चाहिए, आपका परिवार तो स्वस्थ होना चाहिए, आपके परिवार में क्यों बीमार पड़े? इसका मतलब विज्ञान 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 कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में चारों ओर भयंकर अज्ञान फैल गया है। आप लोगों ने 200 साल पुराने मंदिर देखे होंगे, देखे कि नहीं? महालक्ष्मी मंदिर देखा होगा, मुंबा देवी मंदिर देखा होगा, और भी कई मंदिर देखे होंगे आप लोगों ने। तिरुपति मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, कई मंदिर देखे होंगे आप लोगों ने। आप लोगों ने 200 साल से पुराने किले देखे होंगे, सिंहगढ़ का किला, रायगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो देखे आप लोगों ने किले, महल देखे? अच्छा, 200 साल से पुराना हॉस्पिटल किसने देखा है? या 200 साल पुराने हॉस्पिटल किसने देखा, ये बताइए। तो इसका मतलब है कि 200 साल पहले लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति इतनी अच्छी थी कि हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं थी। अब यह बताइए कि हॉस्पिटल ना होना यह स्वास्थ्य की निशानी है कि 5 स्टार हॉस्पिटल हर गली में खड़ा हो जाना यह साइंस की निशानी है? इसका मतलब स्वास्थ्य भी जो है कब तक था हमारे पास? जब तक गाय के साथ हम जुड़े थे, जब तक हमारे घर में गाय होती थी, जब तक हमारे यहां कहा जाता था कि भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, तब तक हमारे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं एक बार प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने गया व्याख्यान देने। मेरे एक मित्र बोले कि आप ये सब बड़े बड़े लोगों को, प्रोफेसर को लेक्चर देते हैं तो सब चिकने घड़े हैं, क्या फायदा इनको, आप बच्चों के सामने लेक्चर दो। मैंने कहा ठीक है, बच्चों के सामने कराओ। मुझे क्या पता था कि प्राइमरी के बच्चों के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे वो। अब मैं तो जाके आश्चर्यचकित हो गया, पहली से लेकर चौथी के बच्चे। अरे मैंने कहा ये कहां लाके खड़ा कर दी, क्या बोलूं इनके सामने। लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो बच्चों को पूछता हूं कुछ। तो मैंने बच्चों को पूछा कि गाय को हम मां क्यों कहते हैं? तो बच्चे बोले गाय हमें दूध देती है। मैंने कहा दूध तो भैंस भी देती है। कोई बोलता है भैंस मां, तो सब बच्चे बोले नहीं। मैंने कहा दूध तो बकरी भी देती है। कोई बोलता है बकरी मम्मी, तो बच्चे बोले नहीं। तो मैंने कहा चलो गाय को मां कह दिया, इसलिए अब दूसरों को मां नहीं कह सकते हैं, तो भैंस मौसी तो कह सकते हैं। तो सब हंसने लगे। मैंने कहा भैंस को मौसी भी नहीं कह सकते। अच्छा चलो घर में हमारे मौसी आए और मुंह से निकले कि मेरी मौसी तो एकदम गाय है, तो मौसी एकदम खुश हो जाएगी। गलती से मुंह से निकल गया मेरी मौसी तो एकदम भैंस है, फिर क्या होगा? तो सब बच्चे बोले कि मौसी मारेगी। एक बच्चा बोला डंडा लेके मारेगी। मैंने कहा इसका मतलब है कि गाय के अलावा जितने दूध देने वाले प्राणी है वो सब पशु हैं। तो ये बताओ कि जब मां का दूध जीवन भर मिल सकता है, तो मां का दूध पीना ये साइंस है या जानवर का दूध पीना ये साइंस है? तो सब बच्चे बोले मां का दूध पीना साइंस है। तो मुझे लगा साइंस इतना सिंपल है कि प्राइमरी के बच्चों को भी समझ में आ जाता है, और यहां देश के प्राइम मिनिस्टर को समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता कि साइंस क्या है, कि गाय है, मां का दूध उपलब्ध कराना चाहिए, तो पूतना का दूध उपलब्ध करा रहे हैं, जर्सी का। और ये डेयरी क्या है? हमारे यहां डेयरी के साइंटिस्ट भी बैठे हैं। डेयरी क्या चीज है? हर डेयरी के पीछे कम से कम 10-15 कत्ल खाने खड़े होते हैं। अगर डेयरी नहीं हो देश में तो कत्ल खाने भी नहीं हो, क्योंकि डेयरी के कारण दूध की कीमत हो गई, बैल की कीमत नहीं, बूढ़ी गाय की कीमत नहीं, और खुद गाय की ही कीमत नहीं, भैंस की कीमत हो गई। पूरा साइंस कहता है कि फैट जो है शरीर के लिए खराब है। तो बताइए जिस चीज में खराब चीज ज्यादा उसकी कीमत कम होनी चाहिए, या जिसमें खराब चीज ज्यादा उसकी कीमत क्या होना चाहिए?
जिसमें खराब चीज ज्यादा, उसकी कीमत कम होनी चाहिए ना। तो भैंस के दूध में फैट ज्यादा है, और डेयरी क्या करती है, भैंस का दूध ज्यादा कीमत देकर खरीदती है। इसका मतलब है डेयरी जो है वो साइंस के विपरीत है। या तो साइंस गड़बड़ है या डेयरी गड़बड़ है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि दोनों ही गड़बड़ है, और उन दोनों गड़बड़ी के अंदर हम सोचते कौन सा सही है, उस चक्कर में हम खुद फंसे हुए हैं। अमूल डेयरी के कारण हर साल 80,000 बछड़े गोवा जाते हैं कटने के लिए। यह मेनका गांधी का स्टेटमेंट, मेरा नहीं है। आप लोगों ने डीवीडी देखी भी होगी शायद। 80,000 बछड़े जाते हैं गोवा, क्योंकि बछड़ों का क्या करेंगे, बछड़ी हो तो गाय बन जाएगी, बछड़ा क्या करेंगे आप। और बछड़े का मांस जो होता है 1,000-1,500 रुपए किलो बिकता है। कितना जल्दी उसको काटा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी मां के पेट में से उसको निकाल के काट दिया जाए तो उस बछड़े का मांस 2,000 रुपए किलो है। पैदा होते ही काट दिया जाए तो 1,500 रुपए किलो है। महीने भर के बाद काटा जाए तो 1,000 रुपए किलो है। और ये जो चीज बन रहा है, ये चीज कैसे बनता है? गाय जब डिलीवरी का समय आता है तब गाय को काटा जाता है, गाय के पेट में से बछड़े को निकाला जाता है, फिर उस बछड़े को काटा जाता है, फिर उस बछड़े की आंतों में से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं रेनेट, काफ रेनेट। वो काफ रेनेट जब दूध में डालते हैं तो जैसे पूरा दूध दही बन जाता है दही डालने से, वैसे ये रेनेट डालने से पूरा दूध चीज बन जाता है। और ये चीज खूब चल रहा है, धड़ल्ले से खाया जा रहा है। हम लोग खा रहे हैं चीज सैंडविच, चीज पिज्जा, चीज बर्गर, चीज डोसा। और अगर आप कोर्ट में जाएंगे चीज के ऊपर दावा करने के लिए कि हम शाकाहारी लोगों को इस पे ग्रीन लेबल लगा के बेचा जा रहा है, आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मांसाहार के अंदर रस नहीं आता है। कोर्ट कहेगा कि भाई इसमें गाय के या बछड़े के शरीर का कोई अंग नहीं है, इसमें तो आंतों का रस है, इसलिए मांसाहार में नहीं आता है। ये कानून है। हम जो शाकाहारी लोग हैं, हम ये मानते हैं कि जब हिंसा से प्राप्त कोई भी चीज जो है वो मांसाहारी है, लेकिन हमारे कानून में ऐसा नहीं माना जाता है। वो तो कहता है कि जो अंग है वही मांसाहार है, बाकी आप उसको हिंसा से प्राप्त करोगे, अहिंसा से प्राप्त करो, कैसे भी करो, उससे कोई महत्व नहीं है उसका। इसलिए हमारे यहां पर चमड़े का उपयोग बिल्कुल गलत नहीं माना जाता था। हर मंदिर के अंदर ढोल, मृदंग, तबला, नगाड़ा सब रहता था, उसको अपवित्र नहीं मानते थे। लेकिन मरे हुए जानवर की चमड़ा जो है वो अपवित्र नहीं था। हमारे यहां राजस्थान के अंदर तो हमने देखा कुएं से जो पानी निकालते थे चड़स से, वो चड़स जो है वह चमड़े का होता था, और वो पानी हम पीते थे वैष्णव लोग। हमारे यहां जो ऊंट जो है उसके जो चमड़े है उसका मशक बनते थे, और उस मशक से पानी ला के घर में दिया जाता था। तो चमड़े को, मरे हुए पशु के चमड़े को कभी अशुद्ध नहीं माना गया, लेकिन जीवित पशु के चमड़े को हमने एकदम अशुद्ध माना। लेकिन आज हमारा जो कानून है वो इस चीज को नहीं मानता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, न्याय व्यवस्था भी नहीं। हमारे एक सरपंच के तीसरी संतान हुई तो उसको सरपंच का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन एक व्यक्ति के 9 संतान हो गए तो वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। ये क्या है, न्याय है या कानून है? क्या है ये? न्याय तो नहीं है ना। और आप शेर को मारो 5 साल की सजा, शेरनी को मारो 5 साल की सजा, मोर को मारो 5 साल की सजा, मोरनी को मारो 5 साल की सजा, पूरे देश में है ये। लेकिन इस देश में कहीं आप गाय को मारो तो सजा है, कहीं मारो तो कोई सजा नहीं है। कहीं बैल को मारो तो सजा है, गाय को मारो तो सजा है, बैल को मारो कोई सजा नहीं है। ये कानून है। एक बच्चे को मार दिया जाए तो धारा 302, लेकिन वही बच्चा गर्भ में है उसको मार देंगे तो कहेंगे परिवार नियोजन कर रहे हैं। ये कानून है। इसलिए हमारे देश में न्याय व्यवस्था भी नहीं है। पूरे देश में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। जितना भी है ये न्यायालय लिखते हैं, ये परम झूठ है। ये कानूनालय है, ये न्यायाधीश नहीं है, ये सब कानूनाधीश है। न्याय व्यवस्था ही नहीं है हमारे देश में। और कानून कौन लेके आए? जब कॉर्पोरेट कंपनी का राज्य आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई, उसने कानून व्यवस्था शुरू की, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया। अब क्या हो गया? ये कानून बन गया है। अब ये पूरा फॉरेस्ट जो है ये सरकारी संपत्ति, सरकार के बाप की संपत्ति थी क्या?
ये संपत्ति गांव वालों की संपत्ति थी कि जिस गांव के पास जो जंगल है वो उसकी संपत्ति, गांव वाले उसका ध्यान रखते थे। और ऐसे ऐसे हमारे परंपरा थी कि कोई हरा दरख्त जो है, हरा वृक्ष जो है उसको काट नहीं सकता था। अगर किसी ने हरे वृक्ष को काट लिया तो उसको जात के बाहर कर देते थे कि तू हरा वृक्ष कैसे काट के लेके आ गया। मारामारी हो जाती, खून खच्चर हो जाता था। तो हमारे समाज के अंदर ये जो जंगल था, ये समाज की प्रॉपर्टी थी। दो बातें होती है, एक होती है राष्ट्रीय संपत्ति, एक होती है सरकारी संपत्ति। इस राष्ट्रीय संपत्ति को सरकार ने कहने लगा ये सरकारी संपत्ति है। ये सरकारी संपत्ति नहीं, सरकार का कब्जा है राष्ट्रीय संपत्ति पर, ये लूट है। सरकार 5 साल के लिए है, राष्ट्र चिरंतन है, सनातन है। राष्ट्रीय संपत्ति आपकी कैसे हो सकती है? लेकिन हमें पता ही नहीं। हम तो मजे से बोलते भाई ये क्या है, ये सरकारी संपत्ति है। ये क्या है? सरकारी संपत्ति। सरकारी संपत्ति कुछ नहीं होती है। सरकार केवल ट्रस्टी है, उसकी एक भी संपत्ति नहीं होती है। ये राष्ट्रीय संपत्ति है। जंगलों को खत्म किया गया। गाय भी चरा सकते हो आप जंगल के अंदर। क्यों नहीं गाय चरा सकते हो? अगर आपने गाय को चराया तो आपके ऊपर दंड है, क्योंकि गाय जंगल का नुकसान करती है। तुम्हारे ठेकेदार नुकसान नहीं करते हैं जंगल का। जंगल गायों के कारण बर्बाद हुए या ठेकेदारों के कारण? और गाय की विशेषता यह, गाय तो जैसे माली काम करता है प्रूनिंग का, ऐसे गाय करती है। गाय जिस डाली को खाती है या जिस वनस्पति को खाती है उसकी और 4 नई शाखाएं फूटती है। गाय से तो और जंगल फैलता फूलता है। और गाय वहां पर अपना गोबर थोड़ी घर लेके जाती है, गाय तो गोबर वहीं छोड़ के आती है, उससे और पनपता है। लेकिन गाय जंगल में ही चर सकती है। कानून है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और एक चीज है, हमारे यहां न्यायाधीश के लिए क्या परिभाषा होती थी? न्यायाधीश कैसा व्यक्ति हो सकता है? तो हमारी संस्कृति मानती है 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तमोगुणी व्यक्ति जो होता है और सतोगुणी व्यक्ति होता है, कैसा होता है? आपको गीता में अच्छी तरह पढ़ा, गीता में तो बहुत अच्छे ढंग से समझाया इसको। सतोगुणी व्यक्ति जो होता है उसे लगता है कि अगर कोई चीज अच्छी मिल गई और उससे उसको आनंद आया तो वो सोचता है ये आनंद सबको मिलना चाहिए। जैसे वो कोई बगीचे में गया, चलो बगीचे छोड़िए, इस गौशाला में आए और गौशाला में आके यहां का वातावरण देखा और वातावरण देख के बड़ा आनंद आया, तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेंगे? जाके प्रचार करेंगे, यार इतना आनंद आया, आप भी आओ, अगली बार आप भी आना, अगली बार आप भी आना। और अगर रजोगुणी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? यहां जंगल में घूमेगा, जंगल में घूम के कोई अच्छी अच्छी चीज लेगा, तोड़ेगा, ये तो मेरे पास होना चाहिए, मैं दिखाऊंगा सबको, देखो मैं क्या लेके आया। क्योंकि उसको दिखावे की प्रवृत्ति है उसकी। और तमोगुणी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? जाने के बाद कहेगा, अरे जाना मत वहां पर, सड़क बहुत खराब है। उसको लगता है यार जो आनंद मैंने लिया दूसरा कैसे ले, वहां जाना मत, सड़क बहुत खराब है, बहुत तकलीफ है, पत्थर ही पत्थर मेरे तो पैर में बहुत लग गई। कुछ नहीं है, बकवास है एकदम, खाली नाम ही नाम है। क्यों? अगली बार ये नहीं है मैं आऊं। तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो हमारे कहा गया कि जो न्यायाधीश होता है वो सतोगुणी होना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश अगर तमोगुणी होगा तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 70% जजेस जो हैं वो भ्रष्ट हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 1-2 साल पहले का स्टेटमेंट है, ज्यादा पुराना नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के 70% जज भ्रष्ट हैं तो लोअर कोर्ट की क्या स्थिति होगी? मैं गया एक बार कोर्ट में तो वकील क्या कहने लगे, अभी हमारी फेवरेबल बेंच नहीं आई। मैंने कहा फेवरेबल बेंच क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आया। बाद में मालूम पड़ा जिसके साथ सेटिंग होती है उसको फेवरेबल बेंच कहते हैं। यानी देश के अंदर न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था के अंदर तमोगुणी लोग जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसलिए देश को न्याय मिलने की कहीं संभावना नहीं, और हमारे कहीं संविधान में भी नहीं है कि सतोगुणी व्यक्ति ही न्यायाधीश बनना चाहिए। और तमोगुणी व्यक्ति तो केवल अपना स्वार्थ देखता है। अच्छा, एक और तमोगुणी का लक्षण होता है, मेरी एक आंख फूटी तो फूटी, सामने वाले की दोनों आंख फूटनी चाहिए। मेरा एक पैर कटा तो कटा, लेकिन सामने वाला तो बिल्कुल दोनों पैर कट जाने चाहिए। ये तमोगुणियों के लक्षण होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे एक न्यायाधीश का नाम आप भी जानते हो, क्या नाम है उसका? काटजू। हाँ, काटजू। देखो फट पहचान के लोग कि तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है। ब्राह्मण होके कहता है मैं गाय का मांस खाता हूं। वो जो मोटा सा है, अब मोटा हो कि छोटा हो कैसा भी हो, अक्कल का खोटा है, तमोगुणी व्यक्ति है ये। तो देश में न्यायालय नहीं है। अब अर्थव्यवस्था, देश में अर्थव्यवस्था है क्या?
या अनर्थ व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है? हमारे यहां कहा गया कि हमारी कामनाएं जो है वो अर्थ के अधीन होनी चाहिए। अर्थ जो है वो धर्म के अधीन होना चाहिए, और धर्म जो है किसके अधीन होना चाहिए? मोक्ष के अधीन होना चाहिए। ये चार पुरुषार्थ हैं। और आज हमारी स्थिति क्या है? हमारी जो कामनाएं हैं उसके अधीन अर्थ है। आदमी कमाते जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, इच्छा खत्म नहीं होती है। साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो मारुति चाहिए, मारुति है तो BMW चाहिए, और या फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। किसके लिए अर्थ? भैया आपकी कामनाएं जो है वो अर्थ के अधीन होनी चाहिए, और हमारा अर्थ जो है कामनाओं के अधीन। इसलिए भयंकर बीमारियां फैल रही है, मानसिक रोग हो रहे हैं सब। डॉक्टर मरने को आईसीयू में एडमिट कर करके और पैसे ले रहे हैं। ये क्या है? ये काम के अधीन अर्थ है कि अर्थ के अधीन काम है? तो इसलिए आज जो अर्थव्यवस्था है यह भी धर्म के अधीन न होकर काम के अधीन हो गई है। तो यह भी अनर्थ व्यवस्था हो गई। हमारे यहां पर जब किसान खेती करता था, जिस जैविक खेती के लिए राजू जी बार बार बता रहे हैं कि भाई जैविक अन्न मिलेगा, जैविक अन्न का मतलब क्या है? केमिकल नहीं डाला तो जैविक हो गया? केमिकल नहीं डालने से जैविक नहीं होता है। मैंने गांव के किसान को देखा, वो जब बीज बिखेरता है खेत के अंदर तो क्या कहता है? हे प्रभु, मेरे लिए देना, मेरे परिवार के लिए देना, मेरे घर पे आने वाले अतिथि के लिए देना, मेरे बहुत सारे समाज के अंदर जो मेरे ऊपर आश्रित है उनके लिए देना। क्या पानी पी के गाली देना है क्या? नहीं, हिंदी में कहावत है पानी पी के गाली देना। तो बोले कि दे रहे हो तो फिर इनको लगा कि ठीक है पूरा दे ही दो। तो मेरे घर में कोई अतिथि आए उसके लिए देना, मेरे ऊपर कोई आश्रित हो, जैसे किसी की बहन है विधवा हो गई तो आश्रित हो गई, किसी का पड़ोसी है वो आश्रित हो गया, तो मेरे ऊपर जो आश्रित है उनके लिए देना। फिर मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं इसके लिए देना, समाज के लिए देना। फिर मेरे बैल गाय है उनके लिए देना, और पशु है मेरे घर में उनके लिए देना। फिर इस खेत में आने वाले सुंदर सुंदर पक्षी हैं उनके लिए देना, चिड़िया के लिए देना, कमेडी के लिए देना। कमेडी हमारे यहां पर एक कबूतर जैसा प्राणी होता है उसको कमेडी बोलते हैं। तो चिड़िया के लिए देना, कमेडी के लिए देना, फिर चींटी के लिए देना। अरे मैंने कहा चींटी के लिए देना, उसके लिए भी सोच रहा है। चींटी के लिए देना, मकोड़े के लिए देना, और ऐसे लंबी लिस्ट चलते चलते आखिर में होता है अटाऊ बटाऊ के लिए देना। मैंने कहा बाकी सब बातें तेरी समझ में आई, ये अटाऊ बटाऊ क्या होता है? बोला जीव, इस संसार के अंदर कितने जीव है जो हमको दिखते नहीं आंखों से। क्या कोई जमीन के अंदर ही रहता है? हमको पता है थोड़ी है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अर्थवर्म जो है क्या कर रहा है? इस जमीन को खोद खोद के फर्टाइल कर रहा है इसको। तो उसके लिए भी देना। वो मुझे दिखता नहीं है लेकिन कर तो रहा ना मेरा काम, इतना मेरे ऊपर उपकार करना, तो मैं उसके लिए भी नहीं लूं। तो इसलिए ऐसे पक्षी जो आंख से दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, जमीन के अंदर है, कहां है पता नहीं, उनके लिए तो उनको क्या बोले, अभी उसका नाम तो नहीं आता है, तो बोले कि अटाऊ बटाऊ। इसको कहते हैं जैविक खेती। जब पूरी सृष्टि से हम एक हो जाते हैं, पूरी जीव सृष्टि से हमारा अपनापन हो जाता है, उसको जैविक सृष्टि कहते हैं, उसको जैविक खेती कहते हैं। और आज कैसा होता है? पेस्टिसाइड छिड़को, क्यों? अरे कीड़ा खा जाएगा नहीं तो तुम्हारी फसल को, मार मार के खाओ जितना हो। ये प्रकृति जो है वो हमारी दुश्मन है, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, हमको प्रकृति को चूसना है, हमको प्रकृति का जो जीव है उनको मारना है, जो कुछ है अपने हाथ में लेना है। अरे कीड़े कितना अच्छा काम करते हैं कि जो कमजोर फसल होती है, जो कमजोर फल होते हैं उनको नष्ट करते हैं, और हमारे लिए अच्छे फल, अच्छी फसल वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। अगर आपकी खेती में 30%, 20% अगर कीड़े खा भी गए तो खाने के बाद क्या करेंगे? अपना मल तो वहीं छोड़ेंगे ना, वो सड़ी हुई जो वनस्पति उसको वहीं छोड़ेंगे ना, वो खाद बन जाएगी। बाकी जो 70% है उसके अंदर ताकत कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे क्या लगता है, नहीं नहीं, ये 30% जो कचरा है ना वो भी हमको खाना है। जैसे पहले हमारे यहां पर घानी चलती थी बैलों की, उससे तेल निकलता था,
लेकिन पूरा तेल नहीं निकलता था। बहुत सारा तेल जो पीछे ऑयल के एक बस्ता था, खाली बस्ती थी, उसके अंदर रह जाता था। तो वो हम क्या करते थे, बैल को खिला देते थे, तो बैल भी मजबूत रहते थे एकदम। अब क्या हो गया, अब ऑयल मिल आ गई, उसके अंदर पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पूरा तेल निकाल लेते हैं। साइंस क्या कहता है कि ऊपर का जो, जब तेल निकालते हैं तो ऊपर का जो 40% तेल होता है, 45% तेल होता है, वही गुणकारी है आपके लिए, उससे ज्यादा गुणकारी नहीं है। उसके बाद जो तेल होता है वो पचने में भारी होता है, आप नहीं पचा पाएंगे। अगर आपकी कमजोर पाचन शक्ति है तो आप उसको नहीं पचा पाएंगे। लेकिन पशुओं की पाचन शक्ति अच्छी होती है, इसलिए उनके लिए छोड़ दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, खुद भी कमजोर, और क्योंकि पशुओं को भी वो नहीं मिल रहा है, वो भी कमजोर। और फिर कैसी पॉलिसी बनती है, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो उन्होंने क्या कहा कि हम हॉलैंड से सुअर का मल इंपोर्ट करेंगे। बोले क्या करेंगे, कि इंपोर्ट करते करते क्या क्या इंपोर्ट करने लगे, सोचो। और कुछ नहीं मिला, सुअर ही इंपोर्ट किया होता तो भी समझता कि भाई कुछ बात थी। सुअर का मल, तो बोले क्यों सुअर का मल, क्योंकि सुअर के मल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। तो उन्होंने कहा सुअर के मल में प्रोटीन क्यों है, तो सुअर के मल में इसलिए प्रोटीन है क्योंकि सुअर जो है वो खली खाता है। तो हम यहां सोयाबीन पैदा करेंगे, सोयाबीन की खली जो है वो हॉलैंड भेजेंगे वहां के सुअरों के खाने के लिए, और फिर वो मल जो देंगे वो मल हम इंपोर्ट करेंगे। क्या जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हमारे देश के। तो ये जो चीज है, अरे भैया आपने बोले गाय के गोबर में उतना नाइट्रोजन नहीं होता है, उतना वो नाइट्रोजन नहीं होता, तो खेत के लिए गाय का गोबर इतना अच्छा नहीं होता जितना सुअर का मल है। क्यों गाय का गोबर अच्छा नहीं था, क्योंकि गाय के जो खली खिलाते थे, जो खल खिलाते थे, ऑयल को जो देते थे गाय को, उसके अंदर ऑयल होता था, उस ऑयल से नाइट्रोजन होता था उसके अंदर। पीछे जो बचता बाकी तो वो तो कार्बोहाइड्रेट है, तो गाय को ही नहीं खाने को मिलेगा तो उसके गोबर में कहां से आएगा नाइट्रोजन। तो ये एक तरफ आप देखिए कि कैसी सोच है, ये अर्थव्यवस्था नहीं, क्या है ये अनर्थ व्यवस्था। एक आदमी की जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, और हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सभी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, इसलिए हमने क्या 4 पुरुषार्थ, मोक्ष, उसके अधीन धर्म। धर्म केवल नौटंकी नहीं कि राम राम जपना और पराया माल अपना, वो नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वह मोक्ष के अधीन होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड में फंसना नहीं है। इसलिए मोक्ष के दिन ईश्वर की प्राप्ति यह लक्ष्य होना चाहिए, या आत्मा की मुक्ति यह लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आपके धर्म का लक्ष्य वो नहीं है तो वो धर्म धर्म नहीं है। तो यह व्यवस्था जो खड़ी की गई, इसी के अंदर अर्थव्यवस्था थी कि मनुष्य को अधिक से अधिक स्वावलंबी होना चाहिए। जितना वो स्वावलंबी होगा उतना वो स्वतंत्र होगा, जितना स्वतंत्र होगा वो उतना आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। तो मनुष्य को सबसे अधिक, अरे ये इधर आ गया भाई, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, कोई बात नहीं। नहीं मेरे को तो लेना नहीं, मैं तो पहले बोल लूंगा, बाद में लूंगा। तो ये जो है अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो, और इस अर्थव्यवस्था को कौन खड़ा करते? गाय। गाय से मनुष्य की 70% आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। कैसे? मनुष्य को, आध्यात्मिक वृत्ति का मनुष्य है तो उसको सात्विक अन्न चाहिए। सात्विक अन्न किससे पैदा होगा? यूरिया से, फर्टिलाइजर से, किससे पैदा होगा? हमारे यहां पर एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो शुद्ध अन्न होगा तो शुद्ध मन होगा। लेकिन हमारे देश में 2 जगह सबसे पहले आतंकवाद फैला, एक पंजाब और असम। और हमारे देश में सबसे पहले फर्टिलाइजर का जबरदस्त जो धुआंधार प्रचार हुआ, प्रयोग हुआ, वो 2 ही क्षेत्र में हुआ, असम और पंजाब में।
तो जहरीला अन्न खाने लगे तो वहां के लोगों का मन जहरीला हो गया। हमको भारत से अलग होना है, हमको खालिस्तान चाहिए, हमको अलग असम चाहिए। जहरीला अन्न खाएंगे तो मन जहरीला होगा, और इसीलिए जहरीला अन्न होने से क्या हो रहा है, मन जहरीला हो गया तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहा है, बहू सास लड़ रहे हैं, और फिर सीरियल उसको रहवा दे रहे हैं। फिर कहा जा रहा है स्त्रियों को ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ है, स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर रखा गया। अरे भाई, जेल की चार दीवारी में थोड़ी रखा है, घर की चार दीवारी में रखा है। और मनुष्य की आधी दुनिया तो अपने चार दीवारी के अंदर ही होती है ना। एक बात बताइए, सुनामी के अंदर लाखों लोग मरे थे, आप में से कितने लोग रोए? कोई रोया आपका? लाखों लोग भारतवासी मरे भैया, अपने देशवासी, सभी भारतीय हमारे भाई बहन है कि नहीं? अपन बोलते कि नहीं बचपन में? अब तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन बचपन में तो बोला होगा ना पढ़ते समय। लाखों अपने भाई बहन मर गए, लाखों हम लोग मर गए, देशवासी, हम लोग रोए नहीं। और घर के अंदर कोई एक व्यक्ति मर जाता तो 10-10 साल बाद भी याद आती है, तो आंखों में आंखें भर आती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो हमारी आधी दुनिया जो है वो तो हमारे चार दीवारी के अंदर है। उस आधी दुनिया को मैनेज करने वाला का काम जो है महिलाओं को दिया गया, वो कोई मामूली काम दिया गया क्या? अरे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आया, आप क्या कर सकते हो? उसको निकाल सकते हो, उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो कि नहीं? लेकिन बेटा पसंद नहीं आया, चल बेटा तू निकल, दूसरा बेटा लेके आ रही हूं मैं, या दूसरा बेटा लेके आ रहा हूं, कोई बोल सकता है? उसको मैनेज करना कितना कठिन काम है। वो काम महिलाओं के हाथ में था, लेकिन कहा महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद रखा गया, जैसे कोई जेल में बंद रखा गया हो। कंपनी को मैनेज करना आसान है, परिवार को मैनेज करना कठिन है। एक परिवार के अंदर, और हमारे परिवार कैसे है? शिव जी के परिवार जैसे। शिव जी के परिवार में एक भी व्यक्ति सीधा नहीं। शिव जी कौन है? कपड़े पहनने का होश नहीं, दिगंबर। और पार्वती जी कौन है? राजकुमारी। सबसे विशाल पर्वत हिमालय राय, हिमालय जो पर्वतराज हिमालय, उसकी पुत्री है, छोटे मोटे पर्वत की नहीं है, वो राजकुमारी। और शिवजी का वाहन क्या है? नंदी। और दुर्गा जी का वाहन क्या है? शेर। आपस में शत्रु। फिर बेटा कौन है? गणेश जी। उनका वाहन क्या है? चूहा। और उनका दूसरा बेटा कौन है? कार्तिकेय। उसका वाहन क्या है? मोर। और वो चूहे, और चूहे को खा जाए सांप, शिव जी का, और सांप को खा जाए मोर। अब आप ये देखिए कि कैसा परिवार है। लेकिन कितना, जब भी किसी स्त्री को विवाह करने की, मतलब उसके घर वालों को लगता है इसका विवाह करना चाहिए, तो किसकी पूजा कराते? तो बोलते श्रावण सोमवार करेगी। क्यों भाई? इस सब ऐसे, ऐसा अगर विचित्र परिवार मिले तो भी मैं बड़े प्रेम से रह सकूं, इसलिए शिव जी की वो श्रावण सोमवार करती है। श्रावण या विष्णु जी का क्यों नहीं करती है? विष्णु जी क्या है तो सब अनुकूल है, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी पैर दबा रही है। लेकिन यहां शिव जी को तो कोई होश ही नहीं है, मस्त आराम से समाधि में रहते हैं हर समय। और कोई आ गया चापलूसी की तो उसको भी आशीर्वाद दे देते हैं, भस्मासुर हो जाता वो, एकदम भोलेनाथ। और उनका बेटा बुद्धि का देवता। शिव जी बुद्धि से काम नहीं लेते, मन से, हृदय से एकदम आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न और तुरंत नाराज। बुद्धि का प्रयोग ज्यादा शिव जी नहीं करते हैं। और बेटा कौन है? बुद्धि का देवता। यानी ऐसा विचित्र परिवार है, लेकिन कितना प्रेम कि हजारों साल से लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसा कोई परिवार होता है क्या? ये जो स्थिति है, और इसको तोड़ने की क्या की जा रही कोशिश? भारत में, भारत पुरुष प्रधान रहा, पुरुष प्रधान रहा, पुरुष प्रधान रहा, यहां महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। जबकि वास्तविकता लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। वास्तव में भारत कभी भी ना स्त्री प्रधान रहा ना पुरुष प्रधान रहा, भारत ऋषि प्रधान देश रहा। जितने पुरुष थे वो ऋषियों के अधीन थे, और फिर जो ऋषियों के अधीन पुरुष थे उनके अधीन स्त्री थी, यानी वो इनडायरेक्टली ऋषियों के अधीन थी। लेकिन भड़काया जा रहा है औरतों को, महिला आयोग बना बना के। अपने हक के लिए लड़ो। तो ये जो है, एक तरफ आप देखिए परिवार को तोड़ा जा रहा है।
हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मनुष्य बाहर लड़ सकता है, लेकिन अगर परिवार में उसको सुकून नहीं मिले तो वो लड़ नहीं सकता है। हमारे गोभक्त गोरक्षक क्या करते हैं? कई बार परिवार में बताते नहीं कि हम गोरक्षा करने जा रहे, कोई ट्रक पकड़ने जा रहे। क्यों? अगर ट्रक पकड़ने गए और घर में मालूम पड़ गया तो निकलने नहीं देंगे। लेकिन जिस परिवार में ऐसा वातावरण है कि बेटा तू सो रहा है अभी तक, तेरे को शर्म नहीं आ रही? वो फोन आया कि गाय का ट्रक निकल रहा है, उस बेटे को क्या लगता होगा? वो छुप के जाएगा क्या? वो गर्व से आएगा कि हां, जहां घर के अंदर साथ मिलता है उस आदमी की शक्ति कई गुना होती है। तो यह जो अर्थव्यवस्था है इसने परिवार को तोड़ा। बेटा पढ़ा लिखा है तो भागकर अपना परिवार छोड़कर जा रहा है, महानगर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, यहां वहां जा रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसने परिवार को भी तोड़ दिया। कृषि व्यवस्था देखें तो दो चीज है, एक है खेती और एक कृषि। मैं कृषि विश्वविद्यालय में गया था उदयपुर में, मैंने वहां के डीन से पूछा यह कृषि विश्वविद्यालय है या खेती विश्वविद्यालय है? तो हंसे, बोले एक ही बात तो हुई। मैंने कहा नहीं, अलग अलग बात है। बोले क्यों? मैंने कहा खेती शब्द जो है खेत से बना है, खेत जो है क्षेत्र से बना है, क्षेत्र का संबंध भूमि से होता है। कृषि शब्द जो है वो कृष्ण से बना है, कृष्ण से कृष्ण बना है, कृष्ण से आकर्षण बना है, कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। और ये कृष्ण का संबंध अंतरिक्ष से है। बैल अपने सींगों से अंतरिक्ष की ऊर्जा को खींचता है सूर्य की किरणों से, और अपने खुरों से धरती को देता है। इसलिए बैलों के द्वारा खेती जो की जाती है उसको कृषि कहा जाता है। और बैल के अलावा आप किसी भी प्रकार से अगर खेती करते हैं तो वह खेती है, कृषि नहीं है। अब वह खेती है, कृषि नहीं है। आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर जो है कौन सी अंतरिक्ष की ऊर्जा को खींच रहा है? ट्रैक्टर जो है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को खींच रहा है क्या? नहीं। उन्होंने कहा आपके पास क्या प्रमाण है कि बैल जो है अपने सींगों से ऊर्जा को खींचता है और धरती को देता है? तो मैंने कहा आपने गोधूली वेला सुना है? बोला हां। मैंने कहा उसका क्या क्या बात जानते हो उसके बारे में? बोले गोधूली वेला बड़ी पवित्र होती है, अगर कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो गोधूली वेला में वो मुहूर्त काम कर दिया जाता है। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गोधूली वेला कब होती है? सुबह होती है कि रात को होती है? कब होती है? बोला अरे वो तो शाम को होती है। मैंने क्यों गोधूली वेला? जब शाम को गायें चर कर लौटती है और उनके पैर से धूल उड़ती है तो उसको गोधूली वेला कहते हैं। मैंने कहा सुबह जब गायें चरने जाती है तब धूल नहीं उड़ती उनके पैर से, तब उसको गोधूली वेला क्यों नहीं कहते? क्योंकि गाय दिन भर चरती है, अपने सींगों से सूर्य के माध्यम से अंतरिक्ष की ऊर्जा को अपने सींगों से खींचती है, और जब वापस गांव में आने लगती है तो उसके पैर से जो धूल उड़ती है वो चार्ज हो जाती है, पूरे गांव का वातावरण एकदम मंगलमय हो जाता है। इसलिए उसको गोधूली वेला कहा जाता है। दूसरा मैंने उनको प्रमाण दिया कि आप मरी हुई गाय के सींग को लेकर के शरद पूर्णिमा के दिन उसको गाड़ दीजिए, उसके अंदर गोबर भर के, और फिर बाद में उसे कुछ समय के बाद निकालिए, कुछ महीनों के बाद, तो आप देखेंगे सींग में से जड़ें चल गई है, छोटी छोटी सफेद 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 पूरी जड़ें भर जाएगी खड्डे के अंदर। अगर यह सींग प्राणहीन है, यह जड़ है, तो इसमें से चैतन्य जड़ें कैसे निकली? क्या जड़ में से चैतन्य प्रकट हो सकता है? चैतन्य प्रकट होने के लिए पीछे चैतन्य होना चाहिए। इसका मतलब यह सींग जो है यह चैतन्य है, और भैंस के सींग में से नहीं निकलता है, और किसी भी पशु के सींग में से नहीं निकलता है, केवल गाय के सींग में से जड़ें निकलती है। और इस सींग में से जो गोबर निकलता है, यह इतना सा जो गोबर होता है, यह कई एकड़ भूमि को समृद्ध कर देता है, 7 एकड़ भूमि को उपजाऊ बना देता है। मतलब गाय जीते जी तो देती है, मरने के बाद भी दे रही है। तो जब आप गाय के बारे में कुछ जानते नहीं है, बैल के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो ये कृषि विश्वविद्यालय कैसे हो गया? ये तो खेती विश्वविद्यालय है।
तो वास्तविकता क्या है कि पूरे देश में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। ये जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये सब खेती विश्वविद्यालय है। तो हम जा कहां रहे हैं? हमारे देश में एक शब्द है जिसने भयंकर नुकसान किया, उसका नाम है डेवलपमेंट। हमने जंगलों का नाश किया डेवलपमेंट के नाम पर, हमने पहाड़ों का नाश किया डेवलपमेंट के नाम पर, हमने नदियों का नाश किया डेवलपमेंट के नाम पर, हमने गांवों का नाश किया डेवलपमेंट के नाम पर, हमने हमारी ज्वाइंट फैमिली थी उनका नाश किया डेवलपमेंट के नाम पर, अब जो न्यूक्लियर फैमिली उनका भी नाश कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। ये कैसा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का अगर कोई रास्ता है तो गाय के माध्यम से ही निकलता है। गाय पर आधारित जो डेवलपमेंट है वही, जैसे हमारे यहां पर पहले जब गाय घर में रहती थी तो हमको शुद्ध अन्न मिलता था, गाय के गोबर से उगा हुआ अन्न मिलता था। गाय के दूध दही घी गोबर से, दूध दही घी से पौष्टिकता मिलती थी हमें, सात्विकता मिलती थी हमें। गाय का गोबर गोमूत्र परम औषधि। कैसी परम औषधि? मेरे पास एक फोन आया, मेरा 7 महीने का बच्चा लीवर खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन लीवर तुमको लाके देना पड़ेगा। अब लीवर लेके आ जाए, इतना कोई इसी काम है कि बाजार में गए और लीवर लेके आते हैं, या कोई हिंदुस्तान लीवर बेच रहा है अपना लीवर? कहां से लीवर लाए? हमारे विलासराव देशमुख को लीवर नहीं मिला, खत्म हो गए, करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। खाली लीवर ट्रांसप्लांट करने का 10 लाख रुपए, और उसके बाद क्या? बहुत रिस्की केस है, छोटा बच्चा है, कुछ कह नहीं सकते। कितना भयंकर रिस्क। और इसलिए आजकल के हॉस्पिटल पे क्या लिखा रहता है? फलाना फलाना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मतलब क्या? हॉस्पिटल में ठीक हो गया तो हॉस्पिटल, और मर गया तो रिसर्च सेंटर। तो बोले आपका जो लीवर है आप ले गए 10 लाख रुपए में, हम कोशिश करके देखते हैं। उनका मेरे पास फोन आया कि आपके पंचद्रव्य चिकित्सा के अंदर कोई इलाज है? मैंने कहा बहुत सरल इलाज है। मैंने कहा आपके आसपास कोई गाय है? बोले मेरे घर में गाय है, देशी गाय है। मैंने कहा तो बहुत ही सरल है। बोले क्या? मैंने कहा गाय जैसे ही गोबर करती है उसका गोबर नीचे मत गिरने देना, हाथ में ले लेना। उस गोबर को एक सूती कपड़े में डाल के उसका रस निकालना, आधा चम्मच रस, उसमें आधा चम्मच शहद मध, और उसके अंदर थोड़ा 1 चम्मच पानी मिला करके और वो बच्चे को पिला देना। 3 महीने के बाद फोन आया कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका, उसका लीवर पूरी तरह ठीक हो चुका है। अब आप बताइए कि ये गोबर का रस जो है, ये साइंस पढ़ाया जा रहा है हमारे को? हमारे यहां पर पढ़ाया जाता है, संत लोग भी कहते हैं कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, राजा दिलीप ने गाय की सेवा की, सेवा से उसे संतान प्राप्त हुई। और आज का दृश्य क्या है? मैंने कई लोगों को कहा यार आप तो समृद्ध व्यक्ति हो, आराम से गाय रख सकते हो, पाल सकते हो, आपने गाय क्यों छोड़ दी? इतने सालों से पाल रहे थे। वो क्या कहते मालूम? हमारा वंश खत्म होने जा रहा है गाय के कारण। ना गाय के कारण वंश खत्म हो रहा है? अरे कोई लड़की बहू बन के आना ही नहीं चाहती इस घर में। बोलते मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं क्या उस घर में जाके गाय का गोबर उठाऊंगी? कमलेश भाई ने एक रिपोर्ट भेजी जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की, वहां की लेबोरेटरी में पता चला कि गाय के गोबर के अंदर सोना है। जिस सोने से महिलाओं को बहुत ज्यादा लगाव है, बता दीजिए ना उनको कि गोबर के अंदर ही। लेकिन नहीं मालूम है, इसलिए गोबर से घृणा। तो आज अच्छे जो समृद्ध परिवार के लोग हैं गाय क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि कोई बहू नहीं आ रही उनके घर में, बहू बन के आने को तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि गरीब लोग गाय बचाए। गरीब लोग कैसे गाय बचाएंगे? इसका मतलब है शिक्षा के नाम पर एक गलत जानकारी हमारे दिमाग में भरी जा रही है। तो गाय थी, मेरे पास एक कस्टम ऑफिसर आए। कस्टम ऑफिसर का मतलब समझते ना? कस्टम, जो कष्ट देता रहता है। तो कस्टम ऑफिसर आया मेरे पास। एक असिस्टेंट कमिश्नर है, बहुत अच्छे गौबख्ता है कस्टम्स में। अरे उनको बुला सकते थे, वो तो पास में थे यहां पर खारगर के। कहां रहते हो? नेरुल।
नेहरू में रहते हैं ना, हाँ उनको बुला लेते हैं, यहाँ ध्यान नहीं रहा। तो उन्होंने उनको मेरे पास भेजा कि भाई, वो आके मुझे बोले मैं 42 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी 38 साल की हो गई है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन संतान नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि ये आप गाय का विशेष घी है, ये खाइए। तो घी तो मैं बहुत खाता हूं। मैंने कहा अरे जो खाते हो वो घी थोड़ी आपको घी के नाम से बेचा जा रहा है ये। तो बोले इसमें क्या विशेषता है? मैंने कहा ये गाय जंगल में घूमने वाली गाय है। तो बोला अच्छा, दूसरी विशेषता? मैंने कहा इसका जो दूध है वो गोबर के ऊपर गर्म किया जाता है। तीसरा, मैंने कहा इसको हाथ से भिगोया गया है, मशीन से नहीं भिगोया गया है। तो मैंने कहा आप ही खाइए। जब उनको रेट बताया तो उनको बड़ा झटका लगा। अरे मार्केट का जो घी है उससे 5-6 गुना महंगा। ये बड़ा अपने आप को गोभक्त कहता है, बोलता मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता हूं किसी के ट्रीटमेंट का, 5-6 गुना लूट रहा है, इतना महंगा घी दे रहा है। लेकिन क्योंकि उनके सीनियर ने कहा था इसलिए बोले चलो देख लेते, ट्राई करके देखते हैं। अब लाखों रुपए तो खर्च कर चुका है, ये घी तो खिला रहे हैं, अब ठीक है लूट रहे तो लूट रहे, अब क्या करें। मैंने कहा आप दोनों पति पत्नी 1-1 किलो घी खाइए हर महीने, 3 महीने तक खाना है। बोला 6 किलो घी दे दो। मैंने कहा इतना अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बोले क्यों? मैंने कहा ये कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, ऐसे गंभीर पेशेंट के लिए हम रखते हैं। तो मैंने कहा अभी 4 किलो आप ले जाइए 2 महीने का, फिर बाद में आइएगा, फिर आपको दे देंगे ये खत्म होने के बाद। दूसरे महीने उनका फोन आया, उत्तम जी खुशखबरी है, मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया है। अब मेरे पीछे पड़ के आपने इस घी में क्या मिलाया है? मुझे बोला इस घी में क्या मिलाया है बताइए आप। मैंने कहा आपको पहले बताया कुछ नहीं मिलाया। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, घी तो हम इतने समय से खा। मैंने कहा फिर वही बात, घी तो हम इतने समय से खा रहे हैं। अरे मैंने कहा घी के नाम से कुछ तो भी खा रहे हैं आप, वो घी थोड़ी खा रहे हैं। वो बहुत पीछे पड़े, नहीं आपको सीक्रेट आप बताइए। मैं किसको नहीं बताऊंगा। मैंने कहा भाई आप सीक्रेट बता दो आपको। मैंने कहा ये गौ माता जंगल में आती थी, वहां चुपचाप कुछ जड़ी बूटी खा के आती थी आपके लिए। मैंने कहा गौ माता ने जो भी मिलावट की है इसके अंदर गौ माता नहीं की, मैंने कुछ नहीं की है। जो जड़ी बूटियां खा के गौ माता खा के आई है। तो इतना इफेक्टिव घी, लेकिन उस घी का प्रचार नहीं। हमारे यहां के ठाणे के एडिशनल एसपी, इस्कॉन के कई भक्त जानते होंगे उनको, श्रीनिवास गाड़गे, उनकी पत्नी की 2nd डिलीवरी थी। मुझे कहा उत्तम जी फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई, 2nd नॉर्मल हो सकती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। बोले कितने % चांसेस है? मैंने कहा 100%। बोले 100% चांसेस? मैंने कहा बिल्कुल। बोले डॉक्टर तो कहते हैं मुश्किल है। मैंने कहा डॉक्टर अगर आपको मुश्किल नहीं कहता तो आप मेरे को थोड़ी पूछते हो प्रश्न। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा डिलीवरी के समय आप बताइएगा मुझे। अब मुझे तो बताया नहीं, डिलीवरी के लिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया उनको। वहां ले जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा दिया कि हम 20 घंटे से प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो सीजेरियन ही होगा। 12 बजे मेरे पास फोन आया दोपहर को, उत्तम जी ऐसी बात है 4 बजे वो सीजेरियन डिलीवरी होने वाली है, अभी भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा आप गाय का गोबर मंगाइए ताजा, उस गोबर का रस निकालिए 5-6 चम्मच, उसमें 2 चम्मच मध मिलाइए और मध मिला करके पानी मिलाकर 1 कप बनाकर उनको पिला दीजिए। उन्होंने ले जाके माता जी को पिला दिया। 4 बजे सीजरियन डिलीवरी होने वाली थी, 3:45 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, केवल 3.25 घंटे के अंदर। उसका एक दिन उनका फोन आया कि हमने और भी 2-3 महिलाओं को बताया, उनके सबके भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये गाय के गोबर के अंदर शक्ति है, लेकिन उसका प्रचार नहीं है। कहने का मतलब है क्या हम गोभक्त पे ये बात जाते हैं कि गाय में क्या क्या चमत्कार है? तो गाय स्वास्थ्य दे सकती है। तो आत्मनिर्भर रहने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहली चीज है कि अच्छा भोजन चाहिए, फिर ऐसी औषधि चाहिए जिसके कारण हमारा दिवाला नहीं निकल जाए। भारत में हर साल 7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं, डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो गाय के गोबर गोमूत्र में कौन सा बहुत खर्चा आ रहा है? कोई खर्चा नहीं आ रहा है। कैंसर ठीक हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही है। कैंसर का ऐसा पेशेंट जो दर्द से बुरी तरह से छटपटा रहा है, डॉक्टर ने कह दिया भैया अब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मॉर्फिन जैसा खतरनाक पेन किलर फेल हो चुका है। ऐसे लोगों ने जब हमको पूछा, हमने कहा उसको गोमूत्र पिलाओ।
और पहले दिन गोमूत्र पिलाया और दूसरे दिन जब डॉक्टर पेन किलर का इंजेक्शन लगाना है तो मना कर दिया, डॉक्टर साहब इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। केवल 24 घंटे के अंदर दर्द गायब। इतना जबरदस्त पेन किलर। लेकिन हमारे घर में पेन किलर के नाम पे बहुत सारी औषधियां होगी, गोमूत्र नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य गाय दे रही है और गाय ज्ञान दे रही है। मैं आर्ट्स का विद्यार्थी, और आप सोचिए मुंबई आईआईटी में प्रोफेसर के सामने एज ए साइंटिस्ट मुझे बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे बुलाया जाता है। वहां के चांसलर और वहां के प्रोफेसर मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी को साइंटिस्ट बनाया। किसने बनाया? गौमाता ने। 10 साल गाय को चराया, उसका यह हुआ कि गौमाता ने मेरे ऊपर कृपा की। तो गाय ज्ञान देती है, गाय संतान देती है। ऐसी महिला जिसको डॉक्टर कहते हैं भाई आप बांझ हो, ऐसी महिलाओं के ऊपर प्रयोग किया गया। उनको कहा आप नंदी का गोमूत्र सूंघो रोज, पीना नहीं है, केवल सूंघना है रोज, ताजा ताजा गोमूत्र लेके। और अनुभव आया, ऐसे लगातार सूंघने से 4-5वें महीने वो गर्भवती हो गई, केवल गोमूत्र सूंघने से। ब्लड प्रेशर के अंदर, पेशेंट के अंदर क्या देखा हमने? हाथ फिराने मात्र से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। तो गाय स्वास्थ्य दे रही है, गाय संतान दे रही है, गाय आपकी इच्छाएं पूरी कर रही है। मेरे पिताजी कहते थे कि भाई संतों का तो बड़ा ठाट बाट रहता है, आपको किसी संत के दर्शन करने को उनके चेले दर्शन ही नहीं करने देते। अभी गुरुजी आराम कर रहे हैं, अभी गुरुजी आहार ले रहे हैं, अभी गुरुजी ध्यान में बैठे हैं, अभी गुरुजी पूजा में बैठे हैं, अभी गुरुजी का विश्राम का समय। अरे तो गुरुजी से मिलने का समय कब है? तो पिताजी बोलते थे जिन संतों को मिलने का मौका नहीं मिलता था, गौ माता की सेवा करते करते गौ माता ने ऐसी कृपा की कि अब सामने से मुझे संत कहते हैं फोन करके, महेश्वरी जी थोड़ा समय दीजिए ना हमारे लिए। जिन संतों के चरणों में बैठने का मौका नहीं मिलता था, ऐसे संतों ने पिताजी को अपने बगल में बैठाया व्यासपीठ पर और कहा कि आप व्याख्यान दीजिए। तो जो पिताजी की इच्छा थी संतों के पास बैठने की, वो भी गौ माता ने पूरी कर दी। तो गौ माता साक्षात कामधेनु है। और अब जो मैंने आपको वैतरणी नदी की बात कही, उस बात को फिर से बताता हूं। जैसे मैंने चीज के बारे में बताया आपको, ऐसे ही आप जो बिस्किट्स खा रहे हैं, उस बिस्किट्स के अंदर जो एडिटिव्स होते हैं, वो एडिटिव्स अधिकतर नॉनवेज होते हैं। उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में जो यूज करते हैं, ये अधिकतर नॉनवेज होते हैं। और हम बड़े मजे से खा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ग्रीन लेबल लगा है। अरे इसमें से निकाल के इसको बंद कर दिए, मैं भूल गया उसको बंद करना। आप आइसक्रीम खाते हैं, उसके अंदर जिलेटिन होता है जो हड्डियों से निकलता है। पहले हम लोग कुल्फी खाते थे, आपको ध्यान है? हम छोटे थे तो कुल्फी खाते थे, मटका कुल्फी खाया आपने? कितने लोगों ने खाया? जरा हाथ खड़ा करें। सभी लोगों ने खाया। मैं इसमें कोई नई बात बता रहा हूं। तो ये अपना अनुभव है ना। ये कुल्फी जो होती थी, ये हमारी परंपरा थी। ये आइसक्रीम हमारी परंपरा ही थी। इस आइसक्रीम के अंदर नॉनवेज होता है। दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं और फिर उसके अंदर डालडा मिलाते हैं। आप कोई भी चिकनी चीज अगर ठंडी होती तो जहर होती है वो, और उसके ऊपर से उसके अंदर जिलेटिन डाला जाता है। आप क्या खाएं? आप जो खाना है, आप खारी बिस्किट खाते होंगे। खार करके लोग तो खारा सा ज्यादा पसंद होगा, खारी बिस्किट खाते होंगे। उस खारी बिस्किट के अंदर गाय की चर्बी। आप लोग जो पाव के ऊपर चमक देखते हैं, वो चमक क्या होता है? बैल की चर्बी लगाते हैं उसके ऊपर। आज खाने पीने के अंदर इतना ज्यादा, आप टूथपेस्ट मुंह में डालते, क्या है उसके अंदर? हड्डियों का चूरा। महिलाएं क्रीम लगाती है, नहीं महिलाओं को तो अब तो बात गई, अब तो पुरुष ज्यादा लगाने लग गए। वो क्रीम के अंदर क्या है? उसके अंदर चर्बी। बर्तन बोलते भाई पात्र तो सुपात्र होना चाहिए, लेकिन बर्तन किसके? बोन चाइना के। बोन चाइना का मतलब समझते हैं? उसमें अधिकतर गाय की हड्डी होती है। आप बोन चाइना के अंदर चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसके अंदर नाश्ता कर रहे हैं, और बड़े खुश, कोई बड़ा मेहमान आया तो उसके सामने बोन चाइना रखते हैं। मतलब जो काम पहले असुर करते थे, अब हम भक्त लोग करने लग गए। हम लोग भगवान को दीपक दिखाते हैं, वो चर्बी का बना हुआ, नाम तो उसका घी होता है, लेकिन होता क्या है?
चर्बी अंदर। भगवान को जो भोग लगा रहे हैं वो किस घी से बना है? वो भी चर्बी से बना हुआ है। कहां बचेंगे हम? चारों तरफ से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है च्युइंगम खाते हैं बच्चे। मैंने देखा च्युइंगम कैसे बनाते हैं, शायद कमलेश भाई ने भेजा था वो सुअर का, कि सुअर को काट करके और उससे च्युइंगम बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वेफर्स के अंदर तेल जो है वो भी चर्बी। हाँ यानी आज ये हो गया है कि हम चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गए। ना हमको शिक्षा मिल रही है, ना हमको न्याय मिल रहा है। हम अनर्थ व्यवस्था में फंस गए हैं, हम अन्याय व्यवस्था में फंस गए हैं। देश में लोकतंत्र है क्या? इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया कहा, डेमोक्रेसी के लिए क्या कहा उन्होंने? डेमोक्रेसी। असुर तंत्र कहा, ये लोकतंत्र नहीं। तो चारों ओर से हम फंस गए हैं। अब इसमें से एक ही चीज है, हम गाय की शरण में आ जाए तो हम बच सकते हैं। और हमें लगता है कि हमें बचना है, हमें और लोगों को बचाना है, तो जितने लोग हैं उनको गाय की शरण में ले आओ। हम खुद भी गोव्रती बन जाए कि पिएंगे तो गाय का ही दूध पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। खाएंगे तो देशी गाय का ही घी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लूखी रोटी खा लेंगे, बिना घी की रोटी खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो देशी गाय का घी खाएंगे। जब तक हमको कंफर्म नहीं हो इस बिस्किट के अंदर क्या है, बिस्किट कंपनी वाले जब तक कंफर्म नहीं करें, तब तक हम, अगर उसके अंदर कोई एडिटिव्स है तो हम नहीं खाएंगे। जो चीज मार्केट में मिल रही है हम नहीं खाएंगे। उनका मार्केट इतना गिर जाना चाहिए कि उनको लिखना पड़े कि इसमें किसी भी प्रकार के पशु की कोई भी अंग या किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हमारे देश में क्या है, एक आदमी जहर से अन्न पैदा करता है, उसको लिखना नहीं पड़ता है कि मेरे अन्न के अंदर जहर है, यूरिया का, पेस्टिसाइड का। लेकिन अगर कोई आदमी बिना जहर का अन्न बेचता है तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मेरा जो अन्न है वो ऑर्गेनिक है। और महंगा है। यानी चोर जो है उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, साहूकार को लिखना पड़ता है, बैच लगाना पड़ता है कि मैं साहूकार हूं। यह व्यवस्था है देश की। इसको हमें बदलना है। अगर हमने व्यवस्था नहीं बदली तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। आज हो यह रहा है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे अंदर गो भक्ति का भाव आता है। फिर कोई व्यक्ति आता है कि देखो मुझे वोट दो, मैं गोरक्षा का कानून ले आऊंगा। फिर क्या होता है, एक बार एक नेताजी गए, मुझे वोट दो, गांव के अंदर नल आ जाएगा। लोग बड़े परेशान थे, दूर 2 किलोमीटर दूर जाके नदी से पानी लाना पड़ता था। फिर वो नदी जब सूख जाती थी तो और परेशानी, फिर कुछ खड्डे में पानी जमा वही लेके आना पड़ता था। लोग बड़े खुश हो गए, नल आ गया, पानी नहीं आया 5 साल तक। 5 साल के बाद नेताजी आए कि नेताजी आपने कहा था, बोले मैंने कहा था नल आ जाएगा, आ गया नल। पानी के लिए थोड़ी वोट मांगा था, अब क्या वोट दो तो पानी ले आऊंगा। दूसरी बार गए, वोट दिया लोगों ने, क्या, अरे हाँ नेताजी ने पहली बार तो कहा था नल आ जाएगा, नल तो आ गया, लेकिन अपन ने भी ध्यान नहीं दिया, पानी आ गया। नेताजी जीत गए, पानी आ गया, लेकिन जैसे ही इसको खोला तो ये तो पीने के लायक नहीं, बदबू मार रहा है ये तो। फिर 5 साल नेताजी नहीं दिखे। फिर 5 साल के बाद आए, बोले मैंने क्या कहा था, पानी, मैंने शुद्ध पानी का कहा था क्या, शुद्ध पानी के लिए चाहिए तो फिर वोट दो मुझे। ये ऐसे ही हमको गो भक्तों को बेवकूफ बना रहे हैं। तुमने क्या कहा था, कानून बनाऊंगा, बना दिया ना कानून। और इसलिए अब जब गोरक्षक पकड़ने जाते हैं तो गाय नहीं मिलती ट्रक के अंदर, क्या मिलता है, सीधा गाय का मांस मिलता है, कटी कटाई गाय मिलती है। हमने कानून बना दिया, आपने कहा था ना कानून बनाने के लिए, हमने तो बना दिया, आते ही बना दिया, सरकार बनते ही बना दिया। लेकिन हो क्या रहा है, गोहत्या रुक रही क्या? पहले तो हमको पता था ये क्या नाम है, देवनार जाने वाला है ट्रक, अब तो पता ही नहीं है कौन से, कहां जाने वाला है, कहां कटने वाला है। आपने किसी मेहमान को इनवाइट किया, आज शाम को आप हमारे पास आइए, गप्पे मारेंगे, रात भर इकट्ठे रहेंगे। मेहमान आ गया आपके घर पे, फिर बोले यार भूख लगी है, बोले नहीं भोजन की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है मेरे पास। बोले अरे आपने तो बोला था शाम को आ जाओ। हाँ तो शाम को अपने तो गप्पे मारने के लिए बोला था, भोजन करने के लिए थोड़ी बुलाया था मैंने। अच्छा कोई बात नहीं भैया, भोजन तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे सोने पे आपकी व्यवस्था कर दो। कहां, कौन से कमरे में सोना? बोले मेरे पास तो मकान ही नहीं, घर ही नहीं है।
सड़क पे सो जाओ। आज वैसे ही गौ माता की स्थिति हो गई, कानून बना दिया, गोचर भूमि कहां है, गाय खाएगी क्या? तुमने गोचर भूमि तो है अपने चेले चपाटों को बांट दिया, जंगल के ऊपर तुमने प्रतिबंध लगा दिया कि गाय वहां चर नहीं सकती है, तो गाय जाएगी क्या, खाएगी क्या? और जब गाय बोलती है किसी खेत में घुसती है तो मारता है कि खेत में मत घुसने दो गाय को, तो गाय दौड़ के आती है सड़क पे, तो लोग चिल्लाते हैं कि देखो गाय कैसी आवारा गाय है। गाय आवारा है कि सरकार आवारा है? गाय देखो सड़क पे है, ये देखो गाय लड़ रही है, ट्रैफिक जाम कर रही है, इसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो गाय जाएगी कहां? क्या व्यवस्था की है सरकार ने? हमारे क्या कहता है कि जब बच्चा रोता है तो उसके मुंह में क्या देता है? वो रबर का निप्पल दे देता है। उसको लगता है कि मां का दूध पी रहा हूं मैं, उससे कोई निकलता नहीं है। ये सरकार जो है हमारे मुंह में वो निप्पल दे रही है। तो गोरक्षक को ये समझना है कि न सरकार हमारी है न कोई हमारा है, हमको पहले चाहिए क्या? वो गाय को अगर बचाना है तो गोचर भूमि बहुत आवश्यक है। और एक बात अभी कमलेश भाई आपके सामने रखेंगे, हमको नीति करके, मैंने तो सिद्धांतों की बात की, आज कमलेश भाई आपको नीतियों की बात बताइए, कौन सी नीतियों से हम गाय को बचा सकते हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक है, कैसे हम गाय को बचाएं, उसके लिए क्या अपनाना होगा। अगर हम आपस में लड़ते रहे, हम आपस में गैर समझ हो गए। पुलिस वालों की नीति क्या होती है? एक गोरक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको जाके बोलेंगे यार तुम तो बहुत सिंसियर आदमी हो, तुम्हारे जैसा गोरक्षक देखा नहीं। और एक वो दूसरा गोरक्षक है ना, वो बड़ा नाम है उसका, तुम्हारे से भी बहुत ज्यादा नाम है, वो तो एक नंबर का बेईमान है, वो तो हमारे से पैसे खाता है, ये कसाईयों से पैसा खाता है, हमारे से नहीं, कसाईयों से पैसा खाता है। वो ट्रक छोड़ देता है, 10 ट्रक में से एक ट्रक पकड़ता है, 9 ट्रक का पैसा खा लेता है। अब मेरी आके तारीफ की और कमलेश भाई की बुराई करेंगे तो मेरे को धीरे धीरे लगेगा यार कमलेश भाई कुछ गड़बड़ है। फिर कमलेश भाई के पास जाएंगे, कमलेश भाई आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन नाम तो उत्तम भाई का हो रहा है, वो तो एक नंबर नालायक है, वो सबको बेवकूफ बनाता है। तो जैसे ये लोग फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं गोभक्तों के अंदर, और इसलिए हम गोभक्त एक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको एक समझना है कि हम क्या चाहते हैं, पहले हमारा क्लियर हो जाए। कोई अपनी पार्टी में ले जा रहा है, कोई अपनी पार्टी में ले जा रहा है, हम गोभक्त बट रहे। तो हमारी गोभक्तों की भी एक पार्टी है, वो गोभक्त पार्टी। हम किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन हम गोभक्त पार्टी पर एक ही बात करेंगे। हम गोभक्त पार्टी के अंदर राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर जाएंगे तो वहां गोभक्ति की बातें करेंगे। ये हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए। मैं देखता हूं गोभक्तों का ग्रुप बनता है और उसके अंदर राजनीति कूद जाती है। अरे यार गाय की बात करो, तुम तो मोदी की बात कर रहे हो जो गोरक्षकों को कहता है 80% गोरक्षक गुंडे। आप बताइए 80% गोरक्षक गुंडे अगर हम मान लेते मोदी जी की बात, लेकिन फिर मोदी जी को कहना था कि 99% जो राजनेता है, बीजेपी वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं, चाहे जो भी हो, वो 99% फर्जी है। 95% ब्यूरोक्रेसी जो है वह भी भ्रष्ट है, 90% पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, 90% हमारे जजेस भ्रष्ट हैं। अगर मोदी जी कहने का हिम्मत रखते और फिर वो कहते हैं कि गोरक्षक भ्रष्ट है या गोरक्षक जो है गुंडे हैं, फर्जी है, तो सवाल समझ में आती है। जो गो हत्यारे ट्रक लेके जाते हैं, जो गोरक्षक बताते हैं, ये प्रदीप पांडे जी वगैरह बैठे हैं, ये बताते हैं कि जब गोरक्षक हम लोग जब भागते हैं ट्रकों के पीछे, तो ट्रक के अंदर से क्या फूल वाला फेंकते क्या कसाई लोग हमारे ऊपर? वो अंदर से गोलियां चलाते हैं। अगर हमने उनके ट्रक के आगे जाके उसको अड़ा दिया तो अंदर से तलवार लेके उतरते हैं, अंदर से कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं उतरते हैं। मारामारी होती है, उनके खुद के कई फ्रैक्चर हुए हैं, इसलिए वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये जो है, जो गोरक्षक जाते हैं, उन गोरक्षकों को, ये गोरक्षक तो फर्जी गुंडे हैं, और जो अपने ट्रक के अंदर जहां 6 गाय ले जाना चाहिए वहां 36 गाय लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, तलवार लेके जा रहे हैं, रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं, उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री को एक भी शब्द नहीं सोचता है कि उनके लिए क्या बोलना चाहिए। बकरी ईद के 1 महीने पहले बोला जाता है कि गोरक्षक फर्जी और गुंडे हैं, ताकि इस बकरी पे खूब गाय कटे। और फिर संघ परिवार के मुखिया जब बकरी ईद निकल जाती है उसके 1 महीने बाद क्या कहते हैं? नहीं, गोरक्षक जो है वो विश्वास पात्र है। अरे भैया, आपने 11 अगस्त को क्यों नहीं कहा ये बात? 11 अक्टूबर को क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाय कट गई, इसलिए मुसलमानों का हरी झंडी दिखा रहे हैं कि गाय काटो, और फिर बाद में हिंदुओं को कहते हैं नहीं नहीं तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग गोरक्षक अच्छे हो। ये राजनीति चल रही है, इसको समझिए आप लोग।
नहीं तो जैसा राम मंदिर नहीं बना वैसे गोरक्षा भी नहीं होने वाली है। जब भी सत्ता खतरे में दिखेगी तब राम मंदिर की बात आएगी। लखनऊ में जाते ही जय श्री राम, और दिल्ली जाते ही भूल गए नाम। ये समझिए खतरनाक राजनीति है। राजनीति में किसी दिन और चर्चा करेंगे। बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर गाय को बचाना है तो हमें राजनीति से अलग होकर एक होना होगा। बहुत गहराई से इस विषय को समझना होगा। गाय का हत्यारा जो है वो कॉर्पोरेट कंपनी है, इसको समझना होगा। कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो गाय के खून, मांस, चर्बी, इनसे लाखों रुपए, अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कर रही है। उनके पास रिश्वत देने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं। तो इसलिए अगर हमको उनसे बचना है तो इसको गहराई से समझना होगा और क्या नीति अपनानी है। मैंने सिद्धांत की बात की, कहां खतरा है वो बताया, और नीति की बात अब आपको कमलेश भाई बताएंगे। कमलेश भाई ऊपर आ जाइए। नीति की बात ये है, सिद्धांत की बात आप नीचे बैठो, नीति की बात है ताकि आप आराम से देख सको। लोग कानून है, न्याय है, नीति है। और वो उमेश जी गायकवाड़ भी आए हैं। अनाउंस करेंगे बिस्किट कौन सा आता है नॉनवेज, जो ग्रीन सभी बिस्किट नॉनवेज, इसलिए मैंने आपको कुकीज खिलाया रास्ते में। सब चर्बी वाले, सब में एडिटिव है। कम से कम जो 5 रुपए वाले तो 100% नॉनवेज है, क्योंकि जितना भी तेल यूज हो रहा है आप ये सोच